सबसे पहले बात करते हैं आज के अपडेट्स के बारे में। तो एक नई अपडेट निकल के आ रही है जिसका एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हमें तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बट ठीक है, अपडेट है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे सेबी ने परमिट किया है म्यूचुअल फंड्स को ऐसे फॉरेन म्यूचुअल फंड्स के अंदर में इन्वेस्ट करने के लिए जिन फॉरेन म्यूचुअल फंड का लेस देन 25% एक्सपोजर इंडिया के स्टॉक्स के अंदर में है। मतलब हमें पता है कि जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स है वो लिमिट के कारण फॉरेन म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे एक ट्वीक के साथ इंडियन म्यूचुअल फंड को परमिशन दिया गया है फॉरेन म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर, फॉरेन के डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट नहीं करती। अब यहाँ पे क्या है, इंडियन म्यूचुअल फंड्स फॉरेन के डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है, या फिर इंडियन म्यूचुअल फंड्स फॉरेन के ऐसे म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकती है जो, मतलब इंडेक्स के अंदर तो कर ही नहीं सकती क्योंकि इंडेक्स तो फॉरेन का इंडेक्स है, तो फॉरेन के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करेगा। जैसे जो नैस्डैक 100 फंड है उसके अंदर इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती जिनकी लिमिट नहीं है, क्योंकि नैस्डैक 100 के अंदर से इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर तो नहीं हो रहा है। तो ये चीजें हैं, ट्वीक के साथ परमिशन तो मिली है लेकिन इसका एक्चुअल में बेनिफिट इन्वेस्टर को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो इंडिया के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो ज्यादातर किस फैंग ईटीएफ या फैंग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर नैस्डैक 100 म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन तीनों में से किसी को भी जो रूल रेगुलेशन के साथ परमिशन मिली है, इन तीनों में से कोई भी बाहर के फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। तो ठीक है, थोड़ी सी छोटी सी छूट मिली लेकिन इसका फायदा इन्वेस्टर को नहीं मिलेगा, ये कहने के लिए म्यूचुअल फंड्स को छूट मिली है। यहाँ पे दूसरा अपडेट यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से है। क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ने अपने इन्वेस्टर्स को मेल करके जानकारी दी है कि क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस अभी भी रिस्क ऑफ स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही है, अभी भी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस नहीं कर रही है रिस्क स्टॉक्स के अंदर में ज्यादा रिटर्न्स के लिए, क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस को अभी भी लगता है कि मिड नवंबर तक जो वॉलेटिलिटी है, जो रिस्क है मार्केट के अंदर में, वो बना रहने वाला है। उसके बाद मतलब अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने मेल में बताया कि इसके बाद आगे हो सकता है वॉलेटिलिटी कम हो, लेकिन मिड नवंबर तक अभी मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की बना हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को सलाह दी कि आपको हर गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, बाई ऑन फॉल करना चाहिए, सेल ऑन राइज नहीं करना चाहिए। अभी ये जो मार्केट के अंदर में करेक्शन का फेज है, जो गिरावट का फेज है, वो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, और अगर पैसे हो तो इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। तो यहाँ से सेम हमें एक तरीके से समझ में आता है कि अभी भी जो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस है वो डिफेंसिव अप्रोच को फॉलो कर रही है। तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी बस नवंबर महीने से स्काई रॉकेट रिटर्न होंगे, अभी उनको थोड़ा सा और यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि अभी भी जो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस है वो डिफेंसिव प्ले ही कर रही है। आज के सवालों की तरफ बढ़ते तो सबसे पहला सवाल सुबोध जी का है, सर वेयर शैल आई गेट consolidated statement for all my funds in different AMCs from please help thanking you SR माजी। देखिए काफ़ी अलग अलग जगह से आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट अपने अकाउंट का ले सकते हैं। आप मतलब कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, किस ब्रोकर के थ्रू करते हैं, इसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। आप MF सेंट्रल से भी ले सकते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, या कैम्स के फिनटेक से भी ले सकते हैं, या फिर CDSL NSDL से भी ले सकते हैं। तो जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट स्टोर होता है, डीमेट फॉर्म में होता है, तो CDSL वगैरह से ले सकते हैं, और अगर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के रूप में होता है तो MF सेंट्रल से ले सकते हैं, वहाँ पे कैम्स केफिन दोनों का मिल जाएगा। और इसके अलावा हर महीने आपके मतलब ईमेल एड्रेस पे भी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आता है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो, उसके अंदर भी आपकी सारी होल्डिंग्स होती है। तो ये सब जगह से आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ले सकते हैं, और डेफिनेटली आप सब लोगों को कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट चेक करना चाहिए कि जो होल्डिंग है आपकी और जो आपकी स्टेटमेंट में आ रही है वो मतलब सब बराबर है या नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। साहिल कुमार जी का सवाल है, कैपिटल गेन 1,25,000 से कम है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों मिला के क्या टैक्स लगेगा?
देखिए जो 1,25,000 की टैक्स पे छूट है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए है। तो अगर 1.25 लाख से कम है लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन कितना भी हो उस पर 15% का टैक्स, अगर आप टैक्सेबल कैटेगरी में आते हैं तो 15% का टैक्स देना पड़ेगा। उसको 1.25 लाख से कोई लेना देना नहीं है। शॉर्ट टर्म अलग ट्रीट होता है, लॉन्ग टर्म अलग ट्रीट होता है। तो ये मत समझे कि मेरा तो बस 1.25 लाख से कम ही है प्रॉफिट तो मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जितने अमाउंट का शॉर्ट टर्म गेन है उसका 15% आप साइड में रख लो, वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। राहुल जी का सवाल है यहाँ पे, क्या म्यूचुअल फंड में रिडेम्पशन के टाइम टैक्स डिडक्शन बचाने के लिए 15G फॉर्म भर सकते हैं? सर प्लीज टेल। क्यों भरना है कोई फॉर्म? म्यूचुअल फंड में रिडेम्पशन के टाइम आपको कोई टैक्स ही नहीं लगता है। म्यूचुअल फंड में आपका जितना पैसा होता है इन्वेस्टेड उतना ही मतलब जब आप रिडीम करते हैं तो रिडेम्पशन होता है, या फिर अगर आप 5,000 रुपये रिडीम करें तो 5,000 पूरा का पूरा आपके अकाउंट में आता है। टैक्स आपको कैलकुलेट करके जब आप ITR फिल करते हो वहां पे आपको भरना पड़ता है। लॉन्ग टर्म बन रहा है, शॉर्ट टर्म बन रहा है, जो बन रहा है, क्या कोई छूट है, उसके अकॉर्डिंग सब कैलकुलेट करके ITR भरने के टाइम टैक्स भरना पड़ता है। ये मैं कितनी बार आप लोगों को बता चुका हूं। जब आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हो उस टाइम कोई टैक्स आपका डिडक्ट नहीं होता है। लॉर्ड विकी जी का सवाल है यहाँ पे, कोटक मिड कैप एंड HDFC मिड कैप में अगर एक सेलेक्ट करना हो तो कौन सा करे प्लीज बताएं। देखिए कोटक मिड कैप फंड और HDFC मिड कैप फंड दोनों ही सेम ही तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। ऑलमोस्ट दोनों सेम जैसा ही परफॉर्म भी करते हैं। वॉलेटिलिटी भी दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम जैसी ही है। किसी एक साल के टाइम पीरियड में आपको दिखेगा कि कोटक अच्छा रिटर्न दे रहा है, किसी एक साल के टाइम पीरियड में आपको दिखेगा कि HDFC अच्छा रिटर्न दे रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो दोनों का ही लगभग सेम ही रिटर्न हमें देखने को मिल जाता है। दोनों ही जो मिड कैप फंड है वो बहुत ज्यादा रिस्की अप्रोच नहीं फॉलो करते हैं। कम वॉलेटिलिटी, कम रिस्क के साथ ये अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न, मतलब लगभग 18-20% का रिटर्न इन्होंने भी बना के इन्वेस्टर्स को दिया है। लेकिन वॉलेटाइल कम है, रिस्की कम है, रिटर्न्स एवरेज है, अच्छे हैं। तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए। अब इन दोनों में से कौन बेहतर है ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट एक जैसे ही चलते हैं। मैंने बताया फिर से कि किसी एक साल के पीरियड में आपको दिखेगा कि HDFC आ गया है, किसी एक साल के पीरियड में आपको दिखेगा कोटक आगे है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोनों का लगभग वही रिटर्न है। जैसे आप सिंस इंसेप्शन देखोगे तो ऑलमोस्ट 22% का दोनों का रिटर्न दिखता है। तो इसलिए दोनों में से कोई एक सेलेक्ट किया जा सकता है अगर इन्हीं दोनों में से कोई चुनना है। ये आज के सारे अपडेट्स थे एंड क्वेश्चन आंसर थे। आपका क्या टेक है इन सारे अपडेट्स पे, Q&A पे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है या किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।